थैंक यू वेरी मच डॉक्टर स्वागत जैन। डॉक्टर स्वागत गुप्ता जी, मेरी आवाज़ साफ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ साफ आ रही है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर स्वागत गुप्ता जी एंड डॉक्टर प्रवीण ओझा जी, इतना डिटेल परिचय देने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ भेरूलाल पाटीदार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महू का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच आ सकूं और कुछ कह सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर सुरेश सिलावत जी का, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं डीएचई के इंदौर डिवीज़न के, डॉक्टर शोभा जैन जी जो प्रिंसिपल हैं भेरूलाल पाटीदार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की महू की, और जिन्होंने बहुत भावनात्मक तरीके से अपनी बात कही और मेरा स्वागत किया। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर स्नेहलता व्यास जी और बाकी सभी जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, और सभी लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट पीपल्स हैव कम हियर इन दिस वेबिनार टू लिसन मी, सो आई हार्टिली वेलकम all of them. Now I would like to talk on the topic of the day. आज का विषय है कॉमनवेल्थ एंड इंडिया एंड स्पेशली इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो मैं कॉमनवेल्थ थॉट लीडर्स फोरम का एक संस्थापक सदस्य होने के नाते आज मैं आपको कॉमनवेल्थ तथा राष्ट्रमंडल के बारे में बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रकुल, राष्ट्रमंडल, इन्हीं नामों से हिंदी में जाना जाता है कॉमनवेल्थ को, जिसका एक बहुत पुराना इतिहास है। इसका जन्म एक बार ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो शासित उपनिवेश थे, जो कॉलोनीज थीं, उनमें सुशासन स्थापित करने के लिए, सेल्फ रूल, गुड गवर्नेंस और सेल्फ रूल स्थापित करने के लिए, ये जब ब्रिटेन ने देखा कि वो इतनी सारी कॉलोनीज को अपने अंडर कंट्रोल नहीं रख सकते, तो उन्होंने धीरे धीरे उनको आज़ादी देनी शुरू की और किसी को पहले अपॉइंट किया और उसके बाद छोड़ दिया कि आप अपना शासन स्वयं चलाइए और हमारे छत्र छाया में कॉमनवेल्थ के, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ उन दिनों कहा जाता था, उसमें बने रहें। सो ये जो 200 सालों का जो उपनिवेशवाद था, उसके बाद से धीरे धीरे जो एक तरह से व्यापारीवाद दर्शन उपजा और साम्राज्यवाद का ध्यान आर्थिक प्रभुत्व से हटकर जब मानवीय और न्यायपूर्ण शासन पर जाने लगा, तो फिर धीरे धीरे इन उपनिवेशों को मुक्त करने की परिपाटी शुरू हुई और उसके बाद ही ये कॉमनवेल्थ धीरे धीरे जन्मे। और उनका नाम, उनका राष्ट्रमंडल नाम इसलिए रखा गया कि उन राष्ट्रों का एक मंडल जो धीरे धीरे था। आज इस राष्ट्रमंडल में 54 देश शामिल हैं। देर आर 54 कंट्रीज इन द कॉमनवेल्थ एंड दे आर स्प्रेड इन टू द, नॉट इन वन एक महाद्वीप में नहीं है, एक कॉन्टिनेंट में नहीं, दे आर स्प्रेड इन सेवरल कॉन्टिनेंट्स। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की 2.4 अरब आबादी, यानी कि पूरे वर्ल्ड का 1/3 ऑफ द होल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन दिस कॉमनवेल्थ फोरम, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। और इसमें से भी हम जानते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 1.38 बिलियन इंडिया में रहता है, 22 करोड़ पाकिस्तान में है। सो 94% आबादी एशिया और अफ्रीका में फैली हुई है। भारत और पाकिस्तान के बाद जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़े राष्ट्रमंडल के देश हैं वो है नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, यूनाइटेड किंगडम है, और सबसे छोटा जो देश है वो है तुवालू, जिसमें मात्र 10,000 लोग रहते हैं। और अगर एरिया के हिसाब से हम देखें तो कम से कम 12 करोड़ 20 लाख वर्ग मील का ये एरिया है, जो पूरे ग्लोबल जो हमारा भू क्षेत्र है समूचे विश्व का, उसका एक 21% हिस्सा है। और इसमें 3 बड़े कंट्रीज हैं, जो एक तो इंडिया है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 3 कंट्रीज मिलके और बाकी टोटल जो कॉमनवेल्थ मिलके, इनका जो 2019 में इंटायर जीडीपी था वो कम से कम 9 ट्रिलियन था, और ये बढ़ के 2020 में 14 ट्रिलियन हो गया।
आपको मालूम है कि हमारा जो जीडीपी है वो अराउंड 3 ट्रिलियन के आसपास है। सो इतना बड़ा इसका स्ट्रेंथ है। 74% जो इसका जीडीपी है वो इन 4 कंट्रीज के बीच में है, यूके में, इंडिया में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कॉमनवेल्थ कंट्रीज। वाई कॉमनवेल्थ इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? आप देखेंगे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के किसी भी कंट्री के साथ, ब्रिटेन को छोड़ के, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो और बाकी के जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, किसी से हमारा कोई डायरेक्ट टकराव कभी नहीं रहा, इनडायरेक्ट टकराव कोई नहीं रहा। और कॉमनवेल्थ में होने के नाते हम एक कॉमनैलिटी शेयर करते हैं। वो कहीं कहीं कॉमनैलिटी जो है वो जो मानवीय मुद्दे हैं उसके ऊपर भी है, जो ग्लोबलाइजेशन के जैसे एनवायरनमेंट का इशू है उसके ऊपर भी है। और हम एक दूसरे के प्रति एक सहज जो है आकर्षण भाव रखते हैं। इसीलिए देखेंगे कि भारत जो है हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज का एक सेफ डेस्टिनेशन माना जाता है। वो यहाँ आसानी से आते हैं पढ़ने के लिए, मेडिकल सुविधाओं के लिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक प्रोग्राम चलाया था कुछ एक साल पहले, जिसमें 3-4 मिनिस्ट्री, एमएचआरडी, एमईए, एमएचए एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मिलकर शुरू किया, जिसमें 2 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स को स्टडी इन इंडिया प्लान के तहत वो शुरू किया गया। और इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हम कॉमनवेल्थ कंट्री से इनवाइट करते हैं। सो हमने जैसा पहले बताया 55% ऑफ कॉमनवेल्थ का 2.3 बिलियन इंडिया में रहता है और उसमें भी 26% इंट्रा कॉमनवेल्थ ट्रेड है। आप देखेंगे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 50+ बिलियन गुड्स का, जो कि हमारा 19% है, वो कॉमनवेल्थ नेशंस को जाता है। अब हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड पे आते हैं कि ये अभी आज जब हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ की, तो एक तो सबसे पहले हम जान लें कि इसकी रेलिवेंसी इस वक्त क्या है, क्यों हम बात कर रहे हैं। तो इसी साल 2022 में इंडिया जो है बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल के खेल हैं उसके लिए अपना दल भेजेगा। और ओलंपिक संघ ने, भारतीय ओलंपिक संघ ने 2026 और 2030 में उसमें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी भी पेश करने का फैसला किया है कि हम उसमें दावेदारी करेंगे कि हमें ये कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करने का मौका मिल जाए। आपको याद होगा कि 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है कि इसी साल रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 जून 2022 को वहाँ जो होने वाला है कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की जो बैठक, CHOGM जिसको चोगम कहते हैं, उस चोगम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें सारे राष्ट्रमंडल के राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे हिस्सा लिया था, जब उनका स्वागत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने सेंट जेम्स पैलेस में किया था। और उसमें तमाम भारत समेत जो 53 कंट्रीज हैं उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। ब्रिटेन खुद उसमें 20 साल बाद उसकी मेजबानी कर रहा था। और हम देखेंगे कि वहाँ पे जो 2018 में प्रधानमंत्री गए, तो उससे पहले 2009 में गए थे। 2009 के बाद 2010 में जब कोई बैठक हुई थी उसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे, वो गए थे। और 2011-13 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाना था, वो नहीं जा सके। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी को जाना था, वो भी नहीं जा सके। और उसके बाद 2018 में गए। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए सिरे से कॉमनवेल्थ के स्ट्रेंथ को पहचाना है, कॉमनवेल्थ की भारत के लिए अहमियत को पहचाना है। और इसीलिए कॉमनवेल्थ कनेक्ट के तरह से कई स्कीमें शुरू की गई थी। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि ये कॉमनवेल्थ में एंट्री और कॉमनवेल्थ में शामिल होने का जो फैसला था वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कराया था। इस बार जो चोगम 2022 में होने जा रहा है उसमें उसका जो थीम रहेगा वो डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ये विषय है।
जबकि 2018 में जो इसका विषय था वो इसी से जुड़ा हुआ था, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए इस बार का ये थीम रखा गया है, जिसमें फर्दर जो थीम्स होंगी वो गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, आईसीटी एंड इनोवेशन, यूथ, एनवायरमेंट एंड ट्रेड। सो दीज आर द टॉपिक्स विच इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड। जैसा मैंने कहा 2018 में जो उसका था, टुवर्ड्स ए कॉमन फ्यूचर। So the Commonwealth countries feels that they have a common future. They can adopt a common strategy. They can increase people to people contact, and they can do much more better if they come more closer, more together. So Commonwealth is responsible to global challenges and delivers a more prosperous, secure, sustainable and fair future for all its citizens, particularly its young people. आज जो दुनिया के सामने जो चुनौती है वो है वैश्विक आतंकवाद की, संगठित अपराध की और साइबर क्राइम की, और इसके अलावा जो ग्लोबल जो वार्मिंग है, पर्यावरण है, उसकी चुनौती है। और उससे भी बड़ी चुनौती आज जो उभर के आई है, खास तौर से ये जो पिछले 1-2 साल के कोविड के बाद, तो उसमें एक नई चुनौती आई है कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लोग आपस में काम करें तो वो बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और इस कोविड ने जो सिचुएशन पैदा की है, जो हमारे सामने गरीबी पैदा की है, बेरोजगारी पैदा की है, आर्थिक समस्याएं, चुनौतियां खड़ी की हैं, उससे निपटने के लिए भी ज़रूरी है कि हम कॉमनवेल्थ में अपना बाजार ढूंढें। कॉमनवेल्थ के लोग भारत जैसे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन जैसी जगहों पे अपना बाजार ढूंढें, और इस बारे में एक तरह से सहमति आपस में बनती जा रही है। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन संगठन से अलग होने के बाद भारत से उसका जो रुझान है, झुकाव है, भारत की तरफ बढ़ा है, और भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बातचीत भारत और ब्रिटेन के बीच में चल रही है, जो भारत और चीन के साथ नहीं हो पाई, जो एशियाई कंट्रीज के साथ होना था। और उसमें भारत ने अच्छा फैसला किया कि उस चीन के द्वारा जो इनिशिएट किया हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि अगर हम उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते तो भारत के छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं बहुत बुरी तरह प्रभावित होते, और चीनी माल जो है भारतीय बाजारों में भर जाता। तो ये इस तरह से एक नए किस्म का जो वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो रहा है, जो बन रहा है, उसमें भारत और राष्ट्रमंडल का जो रुझान है, जो सहयोग है, जो आपस के रिश्ते हैं, वो बहुत कुछ संभावनाएं लेकर आया है। हमें रोजगार की ओर देखना है, हमें टेक्नोलॉजिकल विकास की ओर देखना है, हमें किस तरह से आर्थिक मजबूती स्थापित करनी है, इस बारे में देखना है। अब हम थोड़ा सा पीछे आपको ले चलते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में, और कुछ थोड़े से फैक्ट्स हम बता रहे हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा एक गैर क्षेत्र विशिष्ट संगठन है, यूएन का एक बॉडी है। और ये इंपॉर्टेंट बॉडी भारत के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक चीन इसमें कहीं शामिल नहीं है, चीन का इसमें कोई प्रभुत्व नहीं है, लेकिन चीन का पीछे से एंट्री करने का और बैकडोर एंट्री करने का एक बहुत गंभीर प्रयास चल रहा है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आज और उसके बारे में, राष्ट्रमंडल से बात करने के बारे में, हम उसको राष्ट्रमंडल के प्रति जो लोगों के दिमाग में एक वहम बैठा हुआ रहता है कि इट्स ए कॉलोनियल डेज कॉमनवेल्थ, इट्स ए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एंड इट्स ए गुलामी की दास्तां हमारे लिए, मतलब उस मानसिकता से जो लोग कॉमनवेल्थ को देखते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि वह कॉमनवेल्थ नाम भले ही अलग हो, लेकिन आज एक कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी, और वैसे भी सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद हैं, किसी की कोई ब्रिटिश गुलामी नहीं है, और सब अपने अपने तरीके से उनके सभी प्रकार के, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, आर्थिक हो, वैदेशिक नीति हो, या किसी भी मसले पे वे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, और उसमें कुछ नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन में है, उसके लिए भी एक कोशिश चल रही है, और कॉमनवेल्थ
थॉट लीडर्स फोरम का फाउंडर होने के नाते मैं इस बात का बहुत ज़्यादा इस पर जोर देता हूं और वकालत करता हूं कि उस हेडक्वार्टर को लंदन से इंडिया लाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में लाने से यह जो हमारा गुलामी का जो एक मानसिकता है वह दूर होगी और भारत का विकास होगा। जैसे ही हेडक्वार्टर यहाँ आएगा, कॉमनवेल्थ के तमाम कंट्रीज के लोग यहाँ पर और ज़्यादा संख्या में आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो जो 1965 में राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर वहाँ पे बनाया गया है, वहाँ उसको लाने के लिए जन समर्थन की ज़रूरत है, जनता में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे भी भारत इसका सबसे बड़ा सदस्य देश है। और सिर्फ बड़ा सदस्य देश नहीं है, इसके बजट में भी भारत सबसे बड़ा योगदान करता है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रिटेन के बजट से चल रहा हो, ये सभी कंट्रीज के सभी देशों के बजट से इसका संगठन चलता है और उसमें चौथा सबसे बड़ा बजट देने वाला भारत ही है, जिसने पिछले दिनों 10 करोड़ डॉलर्स जो है वो अनाउंस किया था और वो भारत की तरफ से दिया जा रहा है। 60% से ज़्यादा लोग जो इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हैं वो 30 इयर्स या उससे कम के माने जाते हैं। तो उनमें भी एक यूथ जो है यू कॉमनवेल्थ का, उस यूथ में इंटरकनेक्टिविटी की ज़रूरत है, उसमें तमाम तरह के पीपल टू यूथ कनेक्शन की ज़रूरत है। उससे भारत मजबूत होगा, क्योंकि जो नई विश्व चुनौती पैदा हो रही है उसमें पहले तो दो ध्रुवीय था, अमेरिका और रूस था, आज एक चीन नया खड़ा हो रहा है और चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी ज़रूरी है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ जुड़ा रहे, जो उसके लिए ऑलरेडी प्रयास कर रहा है। अब देखिए, इस कॉमनवेल्थ कंट्री में अफ्रीका के 18 देश हैं, एशिया के 8 देश हैं, अमेरिका के 3 देश हैं, कैरेबियन कंट्रीज के 10 देश हैं, यूरोप के 3 हैं और दक्षिण प्रशांत के 11 देश शामिल हैं। और इसमें जो रिसेंटली, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं जो उपनिवेश कंट्री थे उन्हीं का ही संगठन रह गया है। हाल में इसमें 3 नए कंट्री शामिल हुए हैं, जिसमें रवांडा है, कैमरून है और मोजाम्बिक है। उसी रवांडा में अगला चोगम होने वाला है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है, प्रधानमंत्री को। और मोजाम्बिक और रवांडा ऐसे पहले मेंबर कंट्रीज हैं जिनका ब्रिटिश उपनिवेशी साम्राज्य से कोई ऐतिहासिक या प्रशासनिक संबंध बिल्कुल नहीं रहा है। एक और बात बता दें, कुछ कंट्रीज बीच बीच में इसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। जैसे फिजी ने छोड़ दिया था, जब 1972 में बांग्लादेश का उदय हुआ, भारत ने उसको समर्थन दिया तो पाकिस्तान छोड़ के उसको चला गया, फिर वापस आया। दक्षिण अफ्रीका छोड़ के चला गया, फिर वापस आया। जिम्बाब्वे 2003 में छोड़ के चला गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया, उसने सदस्यता बहाल नहीं की है। 2013 में गाम्बिया ने अपनी राष्ट्रमंडल से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। एक कंट्री ऐसा है, छोटा कंट्री, जो हमारे आसपास हमारा पड़ोसी कंट्री है, म्यांमार, उसने आज तक इसकी मेंबरशिप नहीं ली है। तो ये स्थितियां ओवरऑल एक हैं। अब एक पीछे का, हम मेरे ख्याल से वक्त है, स्वागत जी मुझे टोक दीजिएगा या बता दीजिएगा कि आपके पास कितना वक्त है, तो मैं उस हिसाब से बात कर। जी, तो जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई, उस समय राष्ट्रमंडल ने अपना रूप धारण करना प्रारंभ किया था। उस समय तक ग्रेट ब्रिटेन ने अपने कुछ उपनिवेशों में स्वशासन की ठोस शुरुआत कर दी थी, जैसा मैंने पहले भी कहा। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका और इसके बाद से जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज कहलाने लगे। सो 1910 1920 के डिकेड्स में, दशक में, ये उपनिवेश जो है धीरे धीरे अपने उसकी स्वतंत्रता की तरफ और स्वशासन की तरफ बढ़ने लगे। और 1926 के जो इसका जो सम्मेलन हुआ था, बेलफोर, जिसको डिक्लेरेशन कहते हैं और बेलफोर फार्मूला भी कहते हैं, उसके तहत उस समय 6 कंट्री थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इसके और ब्रिटेन के बीच में एक सहमति बनी कि जो भी अब लोग क्राउन के प्रति सामूहिक निष्ठा से बंधे हुए थे, ब्रिटिश क्राउन के प्रति, लेकिन वो अब बिल्कुल उनके अधीनस्थ नहीं रहेंगे,
पद में समान होंगे, उनका आंतरिक या विदेशी मामलों में किसी भी रूप से किसी एक दूसरे पर कोई प्रभुत्व नहीं रहेगा। और इसी तरह से वेस्टमिंस्टर जो संविधि हुई, एक लॉ बना 1931 में, उसको इसमें कानूनी रूप देके और इसको धीरे धीरे आज़ाद कर दिया गया और सभी कंट्रीज जो है अपने अपने तरीके से करने लगे। अब इसके बनने के बाद लोगों को ये लगता है कि ये उपनिवेशवादी सिद्धांत पर आधारित है, और इसीलिए ब्रिटिश तथा जो उपनिवेशी प्रधानमंत्रियों का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 87 में हुआ था, 1887 में, और समय पे इसका आयोजन होता रहा। बाद में 1911 में इंपीरियल सम्मेलन की स्थापना हुई और इस संघ का नाम 1920 के दशक में पहले ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ रखा गया और धीरे धीरे ब्रिटिश वर्ड हटा दिया गया, वो कॉमनवेल्थ रह गया। 40 के दशक के उत्तरार्ध में भारत जैसे जब उपनिवेश आज़ाद हुए तो उसके बाद से एक नया बदलाव आया, भारत के साथ एक नए किस्म का जो है वो संबंध विकसित हुआ। भारत ने इन सब चीज़ों को उसमें मानने से मना कर दिया। 47 की आज़ादी के बाद 1950 में जब हम पूरी तरह से गणतंत्र बने, तब से हमने भले ही सदस्यता अपनी बहाल रखी, लेकिन उनका किसी भी तरह का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। और उस समय नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बार कहा था 1948 में कि राष्ट्रमंडल के लिए बहुत गुंजाइश है और इसकी ताकत, इसकी लोच एवं इसकी पूर्ण स्वतंत्रता में निहित है। और उसी के बाद से राष्ट्रमंडल अमेरिकन या रशियन गुट से अपने आप को स्वतंत्र रखते हुए, ये नेहरू की सोच थी कि एक तीसरी शक्ति बन सकता है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसको कहते हैं, वो वास्तव में ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं वो मिल के एक ताकत पैदा कर सकते हैं। और इस तरह से इसका जो है वो विकास विस्तार हुआ। 72 में एक हिचक और एक झटका सा लगा जब बांग्लादेश का उदय हुआ इस पाकिस्तान से अलग होके, जिसमें भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उसका समर्थन देने में, बांग्लादेश को खड़ा होने में। तो चूंकि पाकिस्तान भी इसका एक फाउंडर कंट्रीज में से था, उसने इसका विरोध किया और उससे अपनी सदस्यता वापस ले ली, लेकिन बहुत समय तक वो इसका कॉमनवेल्थ से अलग होकर रह नहीं पाया और 1989 में वापस उसने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली है। बाद के दिनों में आप देखेंगे तो कॉमनवेल्थ ने मानवाधिकारों को लेके, लोकतंत्र को लेके इस पे बहुत सारे कदम उठाए हैं और काफ़ी दुनिया भर में इसकी वकालत की है। तो जब ये कहें कि चूंकि ये कंट्रीज कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, और 3-4 कंट्रीज ही बहुत बड़े हैं, लेकिन बाकी कई ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका रुझान भारत की तरफ है। वो भारत से बेहतर संबंध चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए, मेडिकल सुविधाओं के लिए वो भारत की तरफ देखते हैं। तो एक सहजता जो है वो भारत के साथ इन कंट्रीज की बनती है। इसमें इसका जो कोई लिखित संविधान नहीं है, इसका जो सदस्य देश हैं वो परामर्श के माध्यम से आपस में निर्णय लेते हैं और इनका विश्वास है कि सरकारों, व्यवसाय तथा सभ्य समाज की साझेदारी के माध्यम से सर्वोत्तम लोकतंत्र प्राप्त किया जाता है। और यह भी कि इतिहास, भाषा और संस्थाओं के बीच संबंधों के अलावा सदस्य देश लोकतंत्र, आज़ादी, शांति, कानून के शासन तथा सभी के लिए समान अवसर, इस बारे में कॉमनवेल्थ जो है वो इन मूल्यों की स्थापना करता है और इन मूल्यों के बारे में बातचीत करता है। इसके बारे में जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं उनके साथ सहमति भी 1971 में जो सिंगापुर में चोगम की मीटिंग हुई उसमें हुआ था। सिंगापुर घोषणा में उसमें 14 सूत्री घोषणा की गई थी और इसमें विश्व शांति, आज़ादी, मानवाधिकार, समानता के सिद्धांत, इन सबको किया गया था। फिर 1991 में हरारे चोगम में भी इन सिद्धांतों की फिर से पुष्टि की गई और इनको आगे बढ़ाया गया। तो नेहरू की सोच थी कि इसको आगे बढ़ाया जाए, भारत की सोच थी, व्यक्ति से ज़्यादा
देश महत्वपूर्ण है और देश की, भारत की सोच थी उस समय से ही कि इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और तब से हम इसको, लेकिन बीच में कुछ समय जो है हम एकदम से शांत बैठ जाते हैं। हो सकता है कि पॉलिटिकल कंपल्सन हो सकता है कि हम जन भावना को नहीं समझ पा रहे हों कि यार ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में क्यों जा रहे हैं, ब्रिटिश वो चीज़ों में नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो एक हद तक ही है। हम उसमें पैसे, सबसे ज़्यादा चौथे कंट्रीज हैं जो धन दे रहे हैं, हम राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हो रहे हैं, हम उसका आयोजन करते हैं, हम चोगम में जाते हैं, हम तमाम चीज़ें करते हैं। जब 1983 में तो चोगम की 7वीं जो शिखर बैठक थी वो इंडिया में हुई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। माल्टा में 2005 में मनमोहन सिंह ने हिस्सा लिया था, युगांडा में 2007 में, और ट्रिनिडाद टोबैगो में 2009 में जो चोगम के जो समिट्स हुए थे उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने हिस्सा लिया था, जैसा मैंने बताया। तो और जब जब इसके सेक्रेटेरिएट की स्थापना हो रही थी उसमें भी भारत का जो बहुत खास उसमें योगदान रहा था। अब आज जब पूरे विश्व में एक नए किस्म की चुनौतियां शामिल हो रही हैं, खास तौर से हम देखेंगे कि चीन हर तरफ अपनी पैठ बना रहा है। चीन, कृपया म्यूट कर लें जो लोग भी जिनका, हेलो, किसी का माइक ऑन है वो म्यूट कर लें। तो आज जो नई चुनौती जो हम देख रहे हैं वो ये है कि पूरी दुनिया में चीन जो है अब नए सिरे से अपना, हेलो, 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 अभी, अच्छा, किसी ने मुझे म्यूट कर दिया था। तो अब जो नए जो विश्व व्यवस्था बनी है, जैसे उस तरफ एक एक तरफ मैंने कहा कि ब्रेग्जिट हुआ तो ब्रिटेन उससे अलग हो गया, तो ब्रिटेन को भी अपने यहाँ रोजगार चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी है। भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी है, रोजगार के अवसर देखने हैं, और पॉलिटिकल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से भी भारत को मजबूती अपनी और बढ़ानी है, जो और संबंध बढ़ाने हैं। क्योंकि एक चुनौती चीन की तरफ से लगातार आप देख रहे हैं कि भारत को भी है, और जो दुनिया के तमाम कंट्रीज हैं उसकी तरफ से भी है। तो इसीलिए क्वाड की स्थापना हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ, जापान, अमेरिका और भारत, ये सब शामिल हुए, और उसको एक मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे समय में ये कॉमनवेल्थ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब डेविड कैमरून की सरकार में राष्ट्रमंडल के लिए जो उनके पूर्व मंत्री थे डेविड हॉवेल, उनकी एक किताब आई थी, ओल्ड लिंक्स एंड न्यू टाइज, ओल्ड लिंक्स एंड न्यू टाइज, पावर एंड परसुएशन इन द एन एज ऑफ नेटवर्क्स। उसमें उन्होंने राष्ट्रमंडल को फिर से सक्रिय करने की बात कही थी, और उसमें ये भी कहा था कि उसमें ब्रिटेन को अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। उसी तरह से भारत को भी ये फीलिंग है कि इसमें अपनी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। जो पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं, जो शेयर्ड हिस्ट्री है, साझा इतिहास है, उनको आपस में बढ़ाने के लिए की ज़रूरत है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में आपस में एक मजबूती पैदा करने की ज़रूरत है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कृष्णन श्रीनिवासन ने 2007 में भारतीय विदेश नीति चुनौतियां एवं अवसर, उसमें प्रकाशित अपना एक लेख है जो भारत और राष्ट्रमंडल, उसमें उन्होंने कहा था कि इसी तरह से भारत को उसमें अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए। 1995 से 2002 तक वो राष्ट्रमंडल के उप महासचिव के रूप में काम कर चुके थे श्रीनिवासन जी, इसलिए उनको बेहतर मालूम था, वो वहाँ पे खुद जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि आधुनिक राष्ट्रमंडल के संस्थापक सदस्य तथा इस संगठन की कुल आबादी में से 60% आबादी वाले देश के रूप में भारत को राष्ट्रमंडल की गतिविधियों के संपूर्ण आयाम पर अधिक प्रभाव का प्रयोग करने में समर्थ होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। क्योंकि उनका यह मानना था कि भारत को राष्ट्रमंडल में अपने हित और समय का अधिक निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो भी हो, राष्ट्रमंडल में जब भी भारत बोलता है तब हर कोई सुनता है। यूएन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मामले में
ऐसा नहीं है। सो क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाया जाए। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि चीन की तरफ से जो चुनौती है वो क्या है और किस तरह की है और क्यों भारत को और भी सक्रिय और सतर्क हो जाना चाहिए। चीन ने 2000 सिर्फ 2005 से कैलकुलेशन है ये, तो 2005 से लेके अभी तक जो 42 कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हैं उसमें 685 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट किया है। कितना? 685 बिलियन पाउंड, रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए कि उसका कितना है। इतना इन्वेस्टमेंट करने के पीछे उसकी क्या सोच है कि ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं हैं, उसमें इतना इन्वेस्ट कर दो कि उनको एक तरह से आर्थिक रूप से गुलाम बना लो। वो अपने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसको बीआईटी कहते हैं शॉर्ट में, या डीटीए जो है वो ये इस तरह की जो ट्रीटीज हैं उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है कि वो कल्पना से परे है। 145 बीआईटी उसने साइन की है चाइना ने इन इन कंट्रीज के साथ, जबकि हांगकांग का एडिशनल 20 है। जबकि यूके ने, ब्रिटेन ने, जो एक तरह से कॉमनवेल्थ का एक अम्ब्रेला रहा है, उसने खुद मात्र 20 ट्रीटीज साइन की हैं इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो धीरे धीरे अंदर से उनकी तरफ पैठ बना रहा है। उसी तरह से उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको वो तमाम कंट्रीज में फैला रहा है। आप देखेंगे कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के तमाम जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे ज़्यादा आजकल चाइना को मिल रहा है और वो आसानी से उसमें इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाता है। इसलिए भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं उसकी तरफ जाते हैं। अब इसका वो लाभ क्या उठा रहा है? जब भी वैश्विक मुद्दे होते हैं, चाहे वो हांगकांग का मसला आए या किसी भी तरह की चुनौती आए, आप देखेंगे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के कई सारे कंट्रीज उसकी तरफ झुकाव रखने लगे हैं, या वोट में शामिल नहीं होंगे यूनाइटेड नेशंस में जब वोटिंग होगा, या चुप हो जाएंगे या उसको सपोर्ट भी कर देंगे। कई कंट्रीज खुल के भी सपोर्ट कर देते हैं। तो ये एक नए किस्म की चुनौती जो है वो बनती जा रही है चीन की वजह से। तो इसमें भारत को सतर्क रहना पड़ेगा और अब अपने साथ उसका रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। वैसे भी जो भारत और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में अगर कोई ट्रेड होता है तो उसका जो खर्चा है वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले 19% कम माना गया है कि उसमें कम लगता है। तो हम अगर भारत राष्ट्रमंडल को एक ऐसे मंच के रूप में देखें जो हमारे लिए मार्केट है, हमारे लिए ट्रेड का एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, तो ये बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। और इसमें आदर्श स्थिति ये होगी कि आयात शुल्क जो भारत का है वो थोड़ा सा हटा दे, या और भी कई ट्रेड रिलैक्सेशन जो भारत दे सकता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज को, उसको किस तरह से वो किया जाना चाहिए। वो ट्रेड में, टूरिज्म में, एजुकेशन में, मेडिकल में, या और भी किस तरह से व्यापार बढ़ाने के लिए चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगता है कि इस पर भारत को ज़्यादा गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने सुझाव दिए हैं कि एक विकेंद्रीकृत नेतृत्व का मॉडल भी बनाया जाना चाहिए, कि ताकि इसमें जो राष्ट्रमंडल में जो है उसमें प्रतिबद्धता और उसमें दिलचस्पी जो है वो बढ़े। उसी तरह से एक ये भी सोच उभरी है कि एक सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें जो विभिन्न इंटरेस्ट वाले, डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग जो हैं उनको अलग अलग समूहों में बना के और उसके बीच में एक डेवलपमेंट का और उसमें कोऑपरेशन बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि जो 53-54 कंट्रीज कॉमनवेल्थ के हैं उसमें से 24 छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, द्वीपीय समूह हैं, जो आपसी महत्व के मुद्दों पर एकजुट हो सकते हैं। उसमें हम सोलर एनर्जी की बात कर सकते हैं, उसमें हम डाटा कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम बैठे रहेंगे और चीन जो है वो डेट ट्रैप लगा रहा है, यानी कर्ज दे के और उसको फंसाने की साजिश,
और डाटा के थ्रू भी, इंटरनेट के थ्रू भी वो उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, अगर हम इस बारे में सतर्क नहीं होते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज को अनिवार्य रूप से अपनी समान भाषा, अपने सांस्कृतिक रिश्तों और अपने युवाओं की ऊर्जा का लाभ उठाने का रास्ता ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज देयर। वहाँ से भारत में हम अपने देश में जो भाषा बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक है, हमारी हिंदी भी होनी चाहिए, हमारी अन्य भाषाएं उसी तरह उनके देश में भी उनकी जो स्थानीय भाषाएं हैं वो हों। लेकिन लिंक लैंग्वेज के तौर पे जो अगर एक लैंग्वेज है वो उसको बढ़ावा देना चाहिए। और हम कैसे डिजिटल माध्यम से भी उसके साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी, ज़्यादा संबंध हम क्रिएट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आज के समय में है। कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का, इंटरनेट मीडिया का, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों के जहन पे पड़ता है, सरकारों पर पड़ता है। तो उसमें भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए और तमाम तरह से एक संबंध विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोगों ने पहले कहा था कि भाई भविष्य का क्या रास्ता हो सकता है। तो जो लोग ज्यादा सोच नहीं पाते वो कहते कि नहीं नहीं, इसको, इस समूह को ही खत्म कर दिया जाए। इस समूह को खत्म कर देने से उसका महत्व थोड़ी खत्म हो जाएगा, वो कंट्रीज तो बने रहेंगे, सिर्फ आप नाम हटा देंगे। वैसे भी ब्रिटिश नाम हट चुका है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ में सबकी भागीदारी है, सबका बजट है, सबके निर्णय में भागीदारी है। तो ये कोई वो उसका वो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए। सॉल्यूशन ये है कि उसको कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन और बनाए जाएं और उसका बजट बढ़ाया जाए। जैसे यूएन का बजट पूरे ग्लोबल लेवल पे है, आप देखेंगे हजारों एनजीओज जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म यूएन के तमाम बने हुए हैं। उसी तरह से राष्ट्रमंडल में भी, इसमें भी, कॉमनवेल्थ में भी ये इसकी संभावना हो सकती है कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री वहाँ से लौटे थे, उसके बाद उन्होंने इस बारे में काफ़ी बातचीत करी थी और भारत को एक की प्लेयर के रूप में उभारने के लिए उन्होंने कई कंट्री से बात भी करी और उसके बारे में एक कुछ पॉलिसीज भी बनाई। लेकिन फिर वही होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रह जाते हैं। सो दिस ग्रेट कन्वीनिंग पावर्स शुड कम टुगेदर and they should for the a common future, for a common goal and common good। कॉमनवेल्थ कंट्रीज को इकट्ठा होना चाहिए, आपस में एक ताकत बढ़ानी चाहिए। और मुझे लगता है कि यही भविष्य है और इसी में भारत की भी और उन कॉमनवेल्थ कंट्रीज की भी भलाई है। फिलहाल इतना ही। स्वागत जी, कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहे, अगर कोई कुछ बात कहना चाहे तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। आई होप मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया है।